मेवाड़ के अंदर वीर विनोद में वो लिखा हुआ है साहब, पढ़ लेना आप उसको। तो उसके बाद फिर उन्होंने आदेश निकाला कि जब महाराणा पीने लगे तो सब जागीरदार, सामंत, राव और उमराव पीने लगे, इसलिए अब महाराणा बंद कर रहे हैं और ये आदेश जारी कर रहे हैं कि शराब पीना पूरे मेवाड़ राज्य में बंद है। और महाराणा स्वयं बंद कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एकलिंगनाथ जी को प्रसाद लगाने के बाद, भोग लगाने के बाद ही भोजन करेगा, और एकलिंगनाथ को तो दारू का और मांस का भोग लगता है, अर्थात राजा को फॉलो करते थे लोग। अंग्रेजों ने भी ये देखा और उन्होंने लॉर्ड मेयो को बोला कि तुम एक ऐसी कोई इंस्टीट्यूट, ऐसी कोई कॉलेज, ऐसी कोई स्कूल खोल दो कि जहां राजा महाराजा पढ़ने आए, और पढ़ने आए तो वो राजा बन के, राजपूत बन के, और वापस जाए तो अंग्रेजों को भक्त बन के जाए। वो मेयो कॉलेज हुई, और उस मेयो कॉलेज में दुर्भाग्य से मेरे ही परिवार के कुंवर मंगल सिंह जी अलवर के जो राजकुमार थे वो पढ़ने के लिए आए, और वो 1 साल पढ़े। 500 उनके साथ सैनिक, घोड़े, हाथी वाले थे, और अकेले स्टूडेंट। लॉर्ड मेयो को प्रिंसिपल ने लेटर लिखा कि श्रीमान जी ये स्कूल बंद कर दी जाए, कोई पढ़ने नहीं आया यहां। एक प्रिंस आया अलवर का, वो पता नहीं कैसे गलती से आया। तो लॉर्ड मेयो ने वहां से लेटर लिखा कि 1 साल में आपने उसको ये चीज सिखाई क्या नहीं। वो ड्रेसअप, पहनावा अंग्रेज पहनता है कि नहीं पहनता? बोला हाँ पहनता है। उसका प्रणाम जयरुनाथ जी की है या हाय हेलो हो गया? उन्होंने लिख के भेजा हाय हेलो हो गया, अब कोई वो नहीं जानता जयरुनाथ जी क्या होता है। उसके हाथ में तलवार है या वो अंग्रेजों वाली छंटी? बोला हाँ वो छंटी है जो टुक 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 करके करते जाते हैं। वो मोची के बनाए हुए जूतियां पहनता है या वो ऊंची हिल के जूते, बोलो ऊंची हिल के बूट पहनता है? और धोती पहनता है या पतलून? पतलून पहनता है। बोला अपना काम हो गया। बोलो पगड़ी पहनता है या हैट पहनता है? बोला आप उनको छुट्टी भेजिए और उनको कहिए कि 15 दिन अपने सारी रिश्तेदारियों में जाए और अपने सारे जागीरदारों और राजाओं से मिले। तो महाराज कुमार मंगल सिंह जी यहां से गए, आए तो उधर से सरगज के नरूका राजकुमार की तरह, वापस गए यहां से अंग्रेज भक्त, ऊंची एड़ी के जूते पहनकर और उस छंटी को चटपट 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 करते हुए। अलवर के दरबार में जब बैठे तो हमारे सभी दादोसा वगैरह जितने बुजुर्ग थे उन सब ने देखा कि महाराज कुमार तो बड़े अच्छे, पता नहीं कितने अच्छे बन के आ गए। कोई जाके झुककर कहता हुकुम जयरुनाथ जी की, तो वो करते हेलो हाय। थोड़े दिन तो अटपटा लगा, लेकिन बाद में विचार किया सामंतों ने, जागीरदारों ने, महाराज तो ये बनेंगे, इनके हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, तो इनकी जो शिक्षा है वही शिक्षा हमारी होनी चाहिए, इनकी जैसा पढ़ाई लिखाई बोली भाषा हमारी होनी चाहिए, नहीं तो हम तो बिगड़ जाएंगे। अगले साल मेयो कॉलेज में जगह ही नहीं, उनकी ननियाल थी बूंदी में, बूंदी पहुंच गए। वहां देखा कि साहब ओ भांजे राजा कितने जबरदस्त शिक्षित होके आए हैं, हैट पहनते हैं, कोट पतलून, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। महाराज कुमार की आपके मेरे भाई को वहीं ले जाओ। बोला हाँ सब वहीं पढ़े। अगले साल ही वो स्कूल भर गए और वो मेयो कॉलेज 1879 या 79 में शायद खुली थी, 75 या 79 में। तब से लेकर 3 पीढ़ी उसमें राजपूतों की रही। मंगल सिंह जी की रही, मंगल सिंह जी के बाद माधो सिंह जी की रही और जय सिंह जी की। 3 पीढ़ी, यहां के भी 3 महाराणा पधारे, सब जगह के, और उनका ब्रेन वॉश कर, उनके दिमाग से छात्र भ्रम निकालकर 3 चीज घुसा दी, सभी आदमी बराबर है, मानव मानव एक है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और बेशर्मी एक ही बात होती है। वैसे संविधान में बहुत मोटे अक्षर से लिखा है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से निरपेक्ष, अलग धर्म से। अब आप सोचो शास्त्र क्या कहते हैं, धर्महीन मनुष्य पशु भी समान, कि जिसमें धर्म नहीं है वो पशु के बराबर है। तो धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक, नया वर्ड दे दिया डेमोक्रेटिक। आपको जानकारी है कि ब्रिटिश में डेमोक्रेसी कब आई? पूरी रूप से तो आज तक भी नहीं आई, लेकिन जो भी आई आंशिक रूप से आई या संसदीय प्रजातंत्र आया वो 1960 में आया, और भारत में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई जिसका नाम कांग्रेस पार्टी था, एवं हुम ने स्थापित की, वो 1885 में स्थापित हुई। है भी ना, ब्रिटेन के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, और ब्रिटेन
शब्द याद करो, डेमोक्रेसी, मानवता, सेकुलरिज्म, इसके बहाने से पूरा संसार पर हमारा शासन चलता है। 1885 में खुलता है, 1879 में खुलता है मेयो कॉलेज और 1885 में बनती है राजनीतिक पार्टी और लगातार वो ड्रामा चलते रहे। विश्व के आर्यन देशों ने इनके इस कुचाल को और षड्यंत्र को समझ लिया और सबसे पहले उसको समझने वाले ऑस्ट्रिया के और जर्मनी के सम्राट थे और 1914 में उन्होंने तैयारी करके इनकी त्रिशूल को ललकार दी। कौन कौन राष्ट्र थे वो? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जापान और इटली। पोलैंड पर आक्रमण किया जो रूस जैसे बड़े देश के अधीन था और रूस को मात खानी पड़ी, लेकिन 1918 में वो शक्तियां आधुनिक हथियारों के सामने हार गई। जर्मनी के सम्राट का पद समाप्त कर दिया, ऑस्ट्रिया के सम्राट का पद समाप्त कर दिया और जर्मनी को 2 भागों में और वहां बंदूक के बल पर डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी में जर्मनी में डेमोक्रेसी और वहां के संपूर्ण संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों का और अमेरिका, ब्रिटिश और रूस का कब्जा हो गया। 1918 से लेकर 31 तक लड़खड़ाती हुई डेमोक्रेसी वहां चली और आर्यन सभ्यता के खिलाफ थी डेमोक्रेसी और आज भी है। 1931 में हिटलर का राइज हुआ और हिटलर ने वापस शक्तियां अपने हाथ में ली और वहां की जो जर्मन पार्टी थी एक पार्टी बनाकर, जैसे कम्युनिस्ट शासन होता है इस तरीके से शासन उसने अपने हाथ में लिया और 1933 में उसको चांसलर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी और उसने 1933 से ही 35 में भगा दिया और फिर से आप सूर्यवंशी जापान के सम्राट हिरोहितो, आर्यन स्वाभिमान का प्रतीक हिटलर, राष्ट्रवाद का प्रतीक मुसोलिनी और ऑस्ट्रिया की उस समय की आर्यन पार्टी ने विश्व के इस ईसाईयत को और पश्चिम को ललकार और डेमोक्रेसी को ललकार। इनके सब हथियार रखे रह गए, लेकिन 2 कारण थे जिनसे उनको मात हुई। पहला तो आर्यनों के विरुद्ध आर्यनों का ही प्रयोग था। हमारे भारत में कुछ ज्यादा समझदार लोग हो गए थे, उन समझदार लोगों ने हमारी सभ्यता के खिलाफ भारत की सेनाओं को हमारी सभ्यता के खिलाफ खड़ा ब्रिटिश झंडे के नीचे और उन राजपूत सेनाओं से वो आर्यन सेनाएं हारी। और दूसरा क्या काम किया? आज लोग कहते हैं कि अमेरिका के अंदर मानव अधिकार है, मानवता की बहुत अच्छी मिसाल देता है, समानता के अधिकार की बात करता है। आप ये बताओ ऐसा कैसा मानव अधिकार है कि निर्दोष सोती हुई प्रजा के ऊपर परमाणु बम से वार कर देता हो? वो मानव अधिकार है? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम हिटलर ने नहीं डाले थे, हिरोशिमा ने नहीं डाले थे, इसी अमेरिका ने डाले। जो आज मानव अधिकार का थानेदार बना फिरता है उसने निर्दोष और निरीह प्रजा के ऊपर परमाणु बम डाला और वो सम्राट जिसे ये निरंकुश कहते हैं और मानवता का दुश्मन कहते हैं, उसने जब अपनी प्रजा को मरते हुए देखा तो उसने घुटने टेक दी, क्योंकि सम्राट का अपना कोई ईगो नहीं होता है, राजा का अपना कोई ईगो नहीं होता। जनता के समक्ष जनता की भावना और जनता की रक्षा के लिए कई बार उसे अपमानजनक संधि भी करनी पड़ती है और वही अपमानजनक संधि सम्राट हिरोहितो ने की। अब आप बताइए, हिरोहितो मानवता का रक्षक था या अमेरिका मानवता का रक्षक था? 1945 तक सारे संसार में यह बात हो गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्यन सत्ता के खिलाफ है, जर्मनी को 2 टुकड़े कर दिए, आर्यनों को विलेन सिद्ध कर दिया, आर्य सभ्यता ही विलेन हो गई। हिटलर जो देशभक्त था उसको आज तक लोग विलेन कहते हैं कि नस्ल भेद कर रहा। अब नस्ल भेद की बात सुन लो। आज हम कहीं कुत्ता खरीदने जाते हैं तो 15 लोग सलाह देते हैं हमको, कुत्ता लेना आप नस्ल का, बिना नस्ल का कुत्ता मत लेना, क्योंकि बिना नस्ल का कुत्ता वफादार नहीं होता। हम गाय लेने जाते हैं तो 15 लोग सलाह देते हैं, गाय देसी लेना, विदेशी मत लेना, जर्सी मत लेना, नागौरी लेना, हरियाणवी लेना, सहवाल लेना, मतलब गाय नस्ल देख के लेनी चाहिए। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तब भी हमारे पास लोग सलाह देते हैं टमाटर देसी लेना, फार्मी मत लेना। पटाखे खरीदने जाते हैं तब भी सलाह दे देते हैं लोग चाइनीज पटाखे मत लेना, पटाखे अच्छे नहीं होते। गाय, कुत्ता, घोड़ा, पत्थर, सब्जी, कुर्सी, कोई भी चीज आप खरीदने जाए वैरायटी और नस्ल को ध्यान में रखते खरीदें।
ये सलाह देते हैं। लेकिन जब हम आदमी की बात करते हैं, वो आदमी के नस्ल की क्या जरूरत है, वो तो सब चलेगा, एक ही बात है, चाहे याकूब का बच्चा हो चाहे भगत सिंह का बच्चा हो, एक ही बात है। क्यों? एक कौन सा विज्ञान है ये अपने आप को बहुत बड़ा विज्ञान सम्मत कहते हैं। ये कौन सा विज्ञान है कि हर जीव की नस्ल देखना लेकिन इंसान की नस्ल मत देखना? क्या जीने नहीं आते? जबकि विज्ञान को चीख चीख कर कहता है दादा दादी, नाना नानी, माता पिता की 6 पीढ़ी इधर और 6 पीढ़ी इधर का पूरे के पूरे जीन बच्चे के अंदर। आज ये कहते हैं नस्ल भेद मत करना, और सबसे ज्यादा नस्ल भेद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लोग ही करते हैं। आज भी जितने नस्ली हमले अमेरिका में होते हैं उतने शायद ही किसी राष्ट्र में होते हैं। ये अंग्रेज थे जो साउथ अफ्रीका पर इतने दिन तक वहां के लोकल लोगों को बेचारों को कोई अधिकार ही नहीं दिया इन्होंने, जिनको अफ्रीकन मूल का कहते जो नेल्सन मंडेला एंड पार्टी। ऐसी सभ्यता और संस्कृति 1947 में इन्होंने भारत में परमानेंटली थोप दी, और हमारे जो नेतृत्व जिनके हाथ में था वो राजा और महाराजा 3 पीढ़ी से छात्र धर्म भूलकर पश्चिम की संस्कृति और अंग्रेजी सभ्यता और साहित्य के अधीन अपने आप को ज्ञानी समझने लगे। और हमने क्या किया? हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति भूल गए, और हर चीज की सभ्यता और संस्कृति विदेशियों की सभ्यता और विदेशियों की संस्कृति हमको अच्छा लगी। हमने अपना पहनावा बंद कर दिया, हमने अपनी बोली भाषा बंद कर दी, हमने अपना खान पान बंद कर दिया, हमने अपने अभिवादन बंद कर दिए, अपने संबंध बंद कर दिए। हमको हर चीज इंपोर्टेड चाहिए, और तो गाय भी इंपोर्टेड आ गई। आज भारत की अधिकांश गाय देशी नहीं है, दोगली, सब मिक्स ब्रीड कर। और अब शायद आपको इस बात का भान नहीं, आज 30% से 40% तक भारत की महिलाएं संतानोत्पत्ति में समर्थ नहीं, और भारत के पुरुष 30 से 40% पुरुष इस बीमारी से नपुंसकता से पीड़ित हैं। क्यों? किसी ने ज्ञान नहीं, लोग समझा वैसे टाइम ही आने से नहीं। दूध के अंदर वो शक्ति है जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है और व्यक्ति में पुंसत्व को बढ़ाती है। लेकिन आज दूध है कहां? कहीं नहीं। ये जो थैलियों में दूध आ रहा है ये क्रियात्मक रूप से निकाला गया दूध नहीं है। दूध होता है जो पशु, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या बकरी हो, उससे निकलने के 2 घंटे के भीतर को दूध बचता है, और यदि उसको नहीं गर्म किया गया तो जहर है, वायु रोग से विकल्प है। और ये जो दूध जाता है इसका प्रोसेसिंग होता है, और इसको अलग अलग हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है, और अलग अलग हिस्सों में विभक्त करने के बाद फिर बाद में पानी मिलाकर आपको इसको सप्लाई किया जाता है। ये दूध नहीं, इसको आप चेक करवाइए, इसके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का काम नहीं, बल्कि रोग को बढ़ाने वाली बीमारी है। और इस दूध से पीने के बाद नेक्स्ट 3 पीढ़ी बाद भारत में स्वयं की संतति पैदा करने की क्षमता नहीं बचेगी। भारत के बहुत ऊंचे वैज्ञानिक जो एग्रीकल्चर के बहुत उच्च श्रेणी के साइंटिस्ट हैं, और क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन के प्रेरक मंडल में है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राठौर, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो चूंकि अभी तक पद पर हैं, भारत के मौसम विभाग के अध्यक्ष हैं और विश्व मौसम विभाग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ये डाटा इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन चूंकि अभी तक भारत सरकार के जिम्मेदार पद पर हैं, इसलिए खुलासा नहीं करना चाहते। लेकिन 31 जुलाई 2016 के बाद वो आपके सामने वो डाटा रखेंगे कि भारत के संपूर्ण पशुधन, और ये मान लिया जाए कि वो मैक्सिमम दूध दे रहा है, और उस मैक्सिमम दूध के बाद अपने को जो दूध मिल रहा है बाजार में वो उसके बाद भी 4 गुना है, यानी क्षमता से 16 गुना दूध कहां से आ रहा है? तो ये दूध है